हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें हमने आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं जिससे वर्केबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट की हमने पहले भी बात की थी। वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो जो साइज है अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। शेप की बात करें तो अगर हमारे पास राउंडेड शेप एग्रीगेट होगा तो हमारे पास वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो जो ग्रेडिंग है हम किस ग्रेड की एग्रीगेट डाल रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहले जो ग्रेडिंग हम निकालते हैं मॉडुलस जो ग्रेडिंग हम निकालते हैं, ग्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं ग्रेडिंग की बात करें हम एग्रीगेट में, तो जैसे कि मान लेते हैं पहले छोटे पार्टिकल्स आगे एग्रीगेट के, फिर बड़े, फिर मतलब किस तरीके की ग्रेडिंग है। ठीक है, देन सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर कैसा है उसका, वो स्मूथ है कैसा है। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ सीमेंट, कितना सीमेंट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा सीमेंट यूज करेंगे तो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो ज्यादा होगी। एडमिक्सचर की बात करें तो अगर हम एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो उसमें वर्केबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे वर्केबिलिटी इफेक्ट करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। आपको वैसे जनरल आइडिया हो गया होगा कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये चीजें क्या हैं और ये वर्केबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट की जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी कि अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो वर्केबिलिटी भी हमारे पास कम रहेगी। ठीक है, वर्केबिलिटी कम रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंक्रीट हैंडल करना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको प्रॉपर्ली हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली उसको प्लेस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर प्लेस पे। ठीक है, तो वो आ गया वाटर कंटेंट कम होना। ठीक है, अगर हम बात करें जो रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर टू बी द अमाउंट ऑफ सीमेंट बाय वेट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशो। तो वाटर सीमेंट रेशो हमने देखा ही है। वाटर सीमेंट रेशो क्या रहता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, यह रहता है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, एंड जो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी है हमारे पास कंक्रीट की, वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर सीमेंट रेशो पे डिपेंड करती है। तो ये भी हमने पहले देखा था। एंड खाली वाटर सीमेंट रेशो पे डिपेंड नहीं करती, ये भी पॉइंट हमने देखा था। और भी फैक्टर देखे जाते हैं, एग्रीगेट देखा जाता है, सैंड हम कौन सी यूज कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। ठीक है, तो वो है हमारे पास। और जो क्वांटिटी है वाटर की उसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम बात करें लीटर पर बैग में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास एक बैग ऑफ सीमेंट है, उसमें 30 लीटर पानी हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको हम लिखेंगे 30/50। ठीक है, 50 क्योंकि केजी में है बैग जो रहता है 1 बैग कितने का रहता है, 50 केजी का, तो हम लिख सकते हैं 30/50 इक्वल टू 0.6। तो इसका वाटर सीमेंट रेशो कितना आ गया, वाटर सीमेंट रेशो आ गया इसका 0.6। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशो आ गया। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशो आ गया। अगर इसका हमने वाटर कंटेंट निकालना हो तो वाटर कंटेंट तो ऑलरेडी 30 है, लेकिन फिर भी हमने निकालना हो तो हमने देखा था वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वाटर सीमेंट रेशो इनटू जो बैग की क्वांटिटी है वो। ठीक है, तो ये आ गया 50, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 0.6 इंटू 50, ये हो गया 30। ठीक है, 30 लीटर हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपके पास ये चीजें दी हो, ये वाटर सीमेंट रेशो दिया हो और 1 बैग दिया हो, तो आप यहाँ से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वाटर कंटेंट में। जैसे कि हम बात करें वाटर सीमेंट रेशो जो है शुड बी सच दैट इट शुड इम्पार्ट ए रीजनेबल डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। मतलब वाटर सीमेंट रेशो ऐसा होना चाहिए कि वर्केबिलिटी हमारे पास रीजनेबल हो, वर्केबिलिटी ऐसा ना हो कि ज्यादा वर्केबल हो और कम वर्केबल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब हम एक्सेस वाटर डाल देते हैं, अगर ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उससे जो ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ज्यादा पानी भी नहीं डालना है कंक्रीट में। अगर हम ज्यादा कम हम रखते हैं, लेसर वाटर सीमेंट रेशो रखते हैं, मतलब पानी हम कम डालते हैं, तो उससे कंक्रीट जो है
अनवर्केबल हो जाएगा, उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे, जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक्सेस वाटर सीमेंट रेशो अगर होगा हमारे पास तो उससे क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग का हमारे पास इफेक्ट जो है वहां पे आ जाएगा, उससे स्ट्रेंथ भी जो है हमारे पास कंक्रीट की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स द सेम, इट इज द वाटर सीमेंट रेशियो दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी जो है इंग्रेडिएंट की सेम रखें, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, जैसे कि सीमेंट या फिर और भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो एक वाटर सीमेंट रेशियो ही ऐसी चीज होती है जो डिफाइन करती है स्ट्रेंथ को, कि जो हमारे पास कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं पॉइंट्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर हम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, जो भी एग्रीगेट का साइज है, अगर हम बोलें स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है, तो उसका मतलब क्या होगा कि मोर सरफेस एरिया जो है हमें रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, वाटर के लिए, मोर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। मोर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा, दैट मीन मोर वाटर हमें रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, मोर वाटर एज वेल एज मोर सीमेंट पेस्ट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो उस केस में हमारे पास जो कंक्रीट है वो उतना वर्केबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बिगर साइज एग्रीगेट है, अगर एग्रीगेट का साइज जो है बिगर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीगेट है उसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी हायर रहेगी, ठीक है। मतलब स्मॉल एग्रीगेट साइज होगा तो उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, बिगर एग्रीगेट होगा, बिगर साइज का एग्रीगेट होगा उसकी वर्केबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। देन शेप की बात करें, शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो कैसी शेप है। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो राउंडेड एग्रीगेट होगा या फिर क्यूबिकल साइज का एग्रीगेट होगा, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। और अगर हमारे पास एंगुलर एंड फ्लेकी एग्रीगेट होगा उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एंगुलर एंड फ्लेकी एग्रीगेट जो होगा उससे हमें हार्श कंक्रीट मिलेगा, मतलब उसकी वर्केबिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें राउंड साइज एग्रीगेट की बात करें तो उसका जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होगा एग्रीगेट के बीच में वो भी कम होगा, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कम होगा तो उसकी वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो जो भी एग्रीगेट्स हैं अगर वो वेल ग्रेडेड हैं, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है हर एक साइज के पार्टिकल अगर प्रेजेंट है हमारे पास कंक्रीट में, ठीक है, तो फिर हमारे पास वहां पे क्या होगा, लेस वाइड कंटेंट होगा। लेस वाइड कंटेंट होगा तो इसका मतलब हो गया कि जो वर्केबिलिटी है वो हायर रहेगी, ठीक है। ये चीज है इसमें। देन हम बात करते हैं सरफेस टेक्सचर की। सरफेस टेक्सचर मतलब सरफेस कैसी देखने को है एग्रीगेट की। अगर तो मान लेते हैं स्मूथ एंड ग्लासी टेक्सचर है, ठीक है, स्मूथ एंड ग्लासी टेक्सचर है तो लेस सरफेस एरिया हमारे पास रहेगा एंड प्रोड्यूस करेगा लेस सरफेस एरिया को, और जो वर्केबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है उनके बीच में कम होगा। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कैसे कम हो गया, क्योंकि स्मूथ और ग्लासी शेप है, ठीक है, बाहर से दिखने में स्मूथ एंड ग्लासी टेक्सचर है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कम होगा और जो पार्टिकल है, जो स्मूथ पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कम होगा और जिसकी वजह से हमें हायर वर्केबिलिटी का कंक्रीट हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दो पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास अमाउंट ऑफ सीमेंट, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट डालें उसके अकॉर्डिंग भी वर्केबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि सीमेंट की क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज कर लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो सीमेंट पेस्ट है वो कवर करेगी काफी सारे सरफेस को, कवर करेगी सरफेस को, ठीक है, एंड वाइड फीलिंग को वो कवर करेगी, ठीक है, एंड जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एग्रीगेट के बीच में वो भी रिड्यूस हो जाएगा और हमें जो है इजिली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, कंपैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा सीमेंट उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी, ठीक है। फॉर स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो अगर हम इंक्रीज कर देंगे सीमेंट की क्वांटिटी, ठीक है, इंक्रीज करेंगे सीमेंट की क्वांटिटी, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ वाटर कंक्रीट में,
पर वॉल्यूम, एंड जिसकी वजह से जो वर्केबिलिटी होगी वो भी ग्रो करेगी, यानी वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिंपली अगर बोलना हो तो अमाउंट जो सीमेंट का अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि अगर हम ज़्यादा हम डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, उसमें वाटर सीमेंट रेशो जो है वो हम स्पेसिफाइड रखेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर कंटेंट हमारे पास इंक्रीज करेगा और जो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। लास्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास एडमिक्सचर्स। ठीक है, एडमिक्सचर्स की बात करें हम तो एडमिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, जो भी इम्प्रूव प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की वो इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करें वर्केबिलिटी में ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वर्केबिलिटी की बात करें तो हमारे पास सुपर प्लास्टिसाइजर होते हैं और प्लास्टिसाइजर होते हैं जो काफ़ी सारी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वर्केबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंड हम बात करें लो वाटर सीमेंट रेशो पे ही हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर मतलब हम पानी को कम ही यूज कर रहे हैं लेकिन वर्केबिलिटी हमारे पास ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसको वो उन केमिकल्स को हम बोलते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ठीक है, तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो भी हमारे पास रहते हैं वो रिड्यूस करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर को और हमें वो जो है सेम स्लम्प देते हैं। अगर हमने ज़्यादा वाटर भी यूज़ करना था और उसकी जगह पे हम एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेम स्लम्प इसमें मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एयर अनट्रेनिंग एडमिक्सचर होता है। एयर अनट्रेनिंग मिक्सचर जो है वो भी इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी को। एयर अनट्रेनिंग एडमिक्सचर क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें हम ऐसा एडमिक्सचर डालते हैं जिसमें जब कंक्रीट तैयार होता है तो उसमें कुछ एयर बबल्स वहां पे बीच में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंक्रीट बनता है वो लाइट कंक्रीट बनता है। लाइट वेट कंक्रीट हम तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो एयर अनट्रेनिंग एडमिक्सचर की वजह से जो भी फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होता है एग्रीगेट के बीच में वो भी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एयर बबल्स उसके बीच में रहते हैं, एयर बबल्स उसके बीच में रहते हैं तो वो एज ए रोलर का काम करते हैं एयर बबल्स, एंड जिसकी वजह से जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इजिली मतलब रोल कर सकते हैं और हमारी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको एडमिक्सचर्स के बारे में भी यहाँ पे पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो अच्छी लगे आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे डालूं उसकी अपडेट सीधी आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।